तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में। इससे पहले हम औरंगजेब तक जो है वो बात कर चुके हैं कि 1707 तक हमें औरंगजेब का जो है वो टाइम पीरियड देखने को मिलता है। बट उसके बाद मुगल एम्पायर जो है एक डिक्लाइन के फेज से जो है वो गुजरता है और 1857 में पूरी तरह से मुगल एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज ही क्लास के अंदर हम बात करेंगे औरंगजेब के बाद कौन कौन से जो है वो मुगल रूलर्स हमें देखने को मिले और क्या कारण थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। सबसे पहले एक बार एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो है हमें इनएफिशिएंट सक्सेसर्स देखने को मिले जो इतना बड़ा जो एम्पायर है वो संभाल नहीं सके। क्योंकि औरंगजेब के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था औरंगजेब ने काफ़ी बड़ा जो है एक लैंड एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था। ऑलमोस्ट जो है वो पूरा इंडिया औरंगजेब ने मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मिला लिया था। इतने बड़े लैंड को जो है वो गवर्न करने के लिए एक अच्छे रूलर की जो है हमें ज़रूरत होती है। बट आफ्टर औरंगजेब ऐसा रूलर हमें कोई देखने को मिला नहीं। Aurangzeb's successors were weak and inefficient. Power struggles and frequent wars of succession weakened the empire. वॉर्स ऑफ सक्सेशन जैसा कि औरंगजेब ने भी लड़ा था अपने भाइयों के साथ, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद के साथ, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये जो है एक ट्रेंड ही बन गया औरंगजेब के बाद कि हर भाई जो है एक दूसरे से आपस में लड़के जो है तब वो जो है वो गद्दी पे बैठता था। इस वजह से जो है इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती थी और वही जो है एक कारण बना मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री डिक्लाइन। The once strong मानसबदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रेन ऑफ अकबर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले मानसबदारी सिस्टम के बारे में, became corrupt with officers demanding higher salaries while neglecting their duties. The army became outdated, undisciplined, and less effective against emerging regional powers. रीजनल पावर्स के बारे में जस्ट अभी हम बात करेंगे 2 मिनट बाद। इसके बाद हमें देखने को मिला इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। कंटिन्यूअस वॉर्स, एक्सेसिव टैक्सेशन एंड करप्शन ड्रेन्ड द एम्पायर्स ट्रेजरी। इससे पहले जब हम औरंगजेब की बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 50 साल का जो है हमें समय देखने को मिलता है औरंगजेब के रेन का। बट जो लास्ट 25 साल थे औरंगजेब के रेन के, वहां पे उनका पूरा फोकस जो है वो डेक्कन के रीजन में था, टू सबड्यू द फोर्सेज ऑफ द मराठाज अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज। तो वहां पर जो है फ्रीक्वेंट वॉर्स हमें देखने को मिल रहे थे और जहां ज्यादा युद्ध होंगे वहां पर जो है ट्रेजरी का जो है खाली होना जो है वो बनता है। और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक बड़ी ट्रेजरी का होना भी जो है वो जरूरी है और फ्रीक्वेंट वॉर्स की वजह से जो है वो ट्रेजरी खाली होती गई। डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट वीकेंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसा होना ही था क्योंकि एक अच्छा रूलर जो है हमें मिल नहीं पाया। राइज ऑफ रीजनल पावर्स। जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो डगमगाना शुरू हुआ, रीजनल पावर्स लाइक द डेक्कन, अवध, बंगाल एटसेट्रा जो है वहां पे सेमी इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही थी। मतलब मुगल रूल से बाहर निकलकर जो है अपने रूलर्स जो है वो गद्दी पे बिठा रहे थे उस एरिया को गवर्न करने के लिए। Provinces like Bengal, Hyderabad, and Awadh declared semi-independence, reducing the Mughal influence over these territories. The emergence of the Marathas, Rajputs, Sikhs, and Jats challenged the Mughal Empire. मराठास के इमरजेंस के बारे में जो है हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे मराठा एम्पायर के अंदर। उसके बाद राजपूत, राजपुताना का भी जो है हमें एक बार फिर से इमरजेंस देखने को मिलता है जैसे ही मुगल एम्पायर का थोड़ा डिक्लाइन पीरियड शुरू होता है तब। फिर सिक्स का भी हमें देखने को मिलता है और साथ ही जाट्स का भी हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इन सब के बारे में जो है अगली क्लासेस के अंदर जो है हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम अगले रीजंस देखें तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है फॉरेन इन्वेजन्स। नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में और अहमद शाह अब्दाली की रेड्स 1748 से लेकर 1761 के बीच में। 1739 में नादिर शाह ने जो है बैटल ऑफ करनाल के अंदर मोहम्मद शाह की फोर्सेस को हराकर जो है दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया था और पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर डायमंड जो है
वो इंडिया से जो है वो लूट कर लेके चले गए थे। एक बार अगर हम नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लें तो सबसे पहले बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। फाउंडर ऑफ द अफशरीद डायनेस्टी इन पर्शिया, दैट इज मॉडर्न डे ईरान, invaded India in 1739, defeated Mughal Emperor Muhammad Shah at the Battle of Karnal। इसके बारे में जैसा अभी 2 मिनट पहले मैंने बात करी। Looted Delhi, taking immense wealth, including the Peacock Throne, that is the मयूर सिंहासन, and the कोहिनूर डायमंड, जिसको बाद में जो है ब्रिटिश लेके चले गए थे। ब्रूटल मैसाकर इन दिल्ली, किलिंग थाउजेंड्स, जीतने के बाद जो है दिल्ली में एक भारी उत्पात मचाया था नादिर शाह की आर्मी ने, और ऑलमोस्ट जो है पूरी दिल्ली को जो है वो वीरान कर दिया था लोगों को मार मार के। assassinated in 1747 by his own officers due to internal rebellions। इनके अफशरीद डायनेस्टी के अंदर भी हमें इंटरनल रेबेलियंस देखने को मिले, जिसकी वजह से जो है 1747 के अंदर अपने ही नोबल्स के द्वारा नादिर शाह की जो है वो हत्या करा दी जाती है। उसके बाद बागडोर संभालते हैं अहमद शाह अब्दाली। 1722 से 1772 इनका हमें लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। फाउंडर ऑफ द दुर्रानी एम्पायर इन अफगानिस्तान। फॉर्मर जनरल ऑफ नादिर शाह लेटर टुक कंट्रोल आफ्टर हिज असैसिनेशन। नादिर शाह की मृत्यु के बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में जिम्मा संभाला और रूल किया था। इन्वेडेड इंडिया मल्टीपल टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761 टू प्लंडर वेल्थ। करीब 15 साल तक जो है इन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण किए और धन जो है वो लूट कर लेके जाते रहे। बट इनकी सबसे फेमस विक्ट्री जो थी दैट वाज अगेंस्ट द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। defeated the Marathas in the third battle of Panipat in 1761, weakening the tight of the Maratha Empire over the Deccan, और भी जो उन्होंने रीजन्स कैप्चर किए थे उसके ऊपर। मराठास के टॉपिक के बारे में जब हम बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे हम पानीपत के युद्धों के बारे में, और एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में भी अगला ही टॉपिक है हमारा, तो उसके अंदर जो है थोड़ी डिटेल में बात होगी। कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड लेड द फाउंडेशन फॉर इट्स फ्यूचर किंगडम। इनको जो है मॉडर्न अफगानिस्तान का जो है वो पिता कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को, और इन्होंने ही जो है फाउंडेशन रखी आने वाले समय में अफगानिस्तान की। तो इतना बेसिक आइडिया काफी रहेगा इन दोनों के बारे में। बढ़ते हैं दोबारा से एक बार मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के रीजंस की तरफ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक हमें देखने को मिलता है द ब्रिटिश एंड यूरोपियन इंटरफेरेंस। The British East India Company and other European traders exploited the empire's weaknesses. The British gradually took control through diplomacy, trade, and military conquests, especially the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. ये दो battles जो थे काफी ज्यादा जो है डिसाइसिव थे। इसके बाद से ही जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिला, और करीब 200 साल तक जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर रहा ही। ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन कंपनीज के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मराठास से आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा वही है मराठास के बाद। तो उसके अंदर हम ब्रिटिश, यूरोपियन, पोर्टुगीज, यूरोपियन के अंदर ही पोर्टुगीज, उनके बारे में जो है थोड़ा डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद एक रीजन और हमें देखने को मिलता है रिलीजियस एंड सोशल अनरेस्ट। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज क्रिएटेड रीसेंटमेंट अमंग हिंदूज एंड सिख्स लीडिंग टू रिवोल्ट्स। औरंगजेब के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर थे और काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट थे अन्य धर्मों के लिए, खासकर हिंदूज और सिख्स के लिए। तो उसकी वजह से जो है नफरत बहुत ज़्यादा फैल गई हिंदूज और सिख्स और मुगल एम्पायर के बीच में। जजिया टैक्स का दोबारा लगाना, हिंदूज को इतनी ब्रूटली जो है वो मारना औरंगजेब को जो है वो भारी पड़ा, और बाद में जाके जो है हिंदूज और सिख्स ने जो है इन्हीं के अगेंस्ट वो है रिवोल्ट शुरू कर दिया। सोशल डिविजन्स एंड डिससैटिस्फैक्शन वीकेंड इंटरनल यूनिटी। अंदर ही अंदर जो है यूनिटी भी जो है वो हमें वीक देखने को मिलती है मुगल एम्पायर के अंदर। तो ये कुछ रीजंस थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। अब बात करते हैं औरंगजेब के बाद हमें कौन कौन से जो हैं वो रूलर्स देखने को मिले मुगल एम्पायर के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं बहादुर शाह द फर्स्ट, हु रूल्ड फ्रॉम 1707 टू 1712। Son of Aurangzeb, tried to maintain control but faced rebellions.
इसके बाद जहांदर शाह हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक साल ही जो है ये रूल कर पाए, 1712 से 1713। अ वीक रूलर कंट्रोल्ड बाय हिज मिनिस्टर असैसिनेटेड जस्ट अ ईयर लेटर। उसके बाद फारूक शियार हमें देखने को मिलते हैं, 1713 से 1719 जो है इनका रूल का पीरियड हमें देखने को मिलता है। बिकेम अ पपेट ऑफ द सैयद ब्रदर्स, लेटर डिपोज्ड एंड किल्ड बाय देम ओनली। अब ये सैयद ब्रदर्स कौन थे, एक बार जरा हम सैयद ब्रदर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे लेटर मुगल पीरियड के अंदर। तो सैयद ब्रदर्स ने जो है 7 सालों तक 1730 से 1720 तक किंग मेकर्स की जो है वो भूमिका निभाई थी मुगल एम्पायर के अंदर। सैयद हसन अली खान एंड सैयद हुसैन अली खान, these were powerful Mughal nobles and military leaders. They controlled the Mughal throne for around 7 years, from 1730 to 1720, installed and removed emperors at will. इनके हिसाब से ही जो है कोई राजा बनता था और ये अपने हिसाब से ही जो है वो उसको हटा भी देते थे। Made Farooq Shiar the emperor in 1730, but later deposed and killed him in 1719. उसके बाद 3 रूलर्स और इन्होंने बनाए अपनी पावर की वजह से। इंस्टॉल्ड रफी उद दराजत, शाहजहां द सेकेंड एंड मोहम्मद शाह एज पपेट रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। बट इसके बाद जो है हमें इनको ही ओवरथ्रो कर दिया मोहम्मद शाह ने। ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1720 बाय मोहम्मद शाह विद द हेल्प ऑफ राइवल फैक्शंस। 1720 में दोनों भाइयों को मारकर जो है मोहम्मद शाह ने इन दोनों की जो है वो लेगेसी खत्म कर दी। Tried to strengthen administration but faced opposition from rival nobles. Their rule weakened central Mughal authority, accelerating the empire's decline. सेंट्रल मुगल अथॉरिटी से यहाँ पे मतलब है कि पहले के टाइम पर, अकबर के टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर ऐसा कोई किंग मेकर वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता था। जिसके पास कैपेबिलिटी थी वो जो है वो रूलर बनता था। बट यहाँ पर इन दोनों की इंटरफेरेंस की वजह से जो है हमें रूलर्स का आना जाना देखना पड़ा इस पीरियड के अंदर। उस वजह से जो है एक इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो बन नहीं पाई, जिसकी वजह से और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। तो ये एक बेसिक आइडिया था सैयद ब्रदर्स के बारे में। दोबारा बढ़ते हैं अपने रूलर्स की तरफ। औरंगजेब के बाद हमें कौन कौन से रूलर्स देखने को मिले। तो फारूक शियार की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें रफी उद दराजत देखने को मिले फरवरी से जून 1719 के बीच में। प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द सैयद ब्रदर्स, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, बट डाइड सून। फिर शाहजहां द सेकेंड, जून से सितंबर 1719 के बीच में हमें इनका रेन देखने को मिलता है। ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स बट रूल्ड फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। 1719 मतलब एक ही साल के अंदर हमें 3 रूलर्स यहाँ पे चेंज हुए दिखते हैं। जैसे फारूक सियार 1719 में मरे, उसके बाद 2 रूलर्स और आए और उसी साल के अंदर जो है उनका भी देहांत हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां, औरंगजेब एक्सेट्रा, तो उनका जो टाइम पीरियड था, जैसे कि आप देखेंगे 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक एक ही रूलर जो है वो रूल कर रहा था। बट यहाँ पर लेटर मुगल पीरियड के अंदर एक ही साल में हमें 3 रूलर जो है वो चेंज होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी जो है एम्पायर के अंदर आ नहीं पाती है। ये भी एक बड़ा रीजन था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। इसके बाद हमें मोहम्मद शाह का जो है वो रूल देखने को मिलता है 1719 से 1748 के बीच। ऑल्सो नोन एज रंगीला, हिज रेन सॉ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इंक्लूडिंग नादिर शाह's इन्वेजन इन 1739। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ने जो है बहुत सारी वेल्थ जो है वो लूट के लेके चले गए थे अफगानिस्तान की तरफ। तो उससे जो है मुगल एम्पायर को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और यहाँ से और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया मुगल एम्पायर का जो है वो पतन। इनको जो है वो रंगीला भी कहा जाता था, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ये लग्जूरियस लाइफ जीते थे, इस वजह से इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता था। मोहम्मद शाह के बाद जो है हमें देखने को मिलते हैं अहमद शाह, who ruled from 1748 to 1754. A weak ruler lost power due to internal conspiracies, जो काफी ज्यादा जो है कॉमन हो गया था लेटर मुगल पीरियड में। फिर आलमगीर द सेकंड हमें देखने को मिलते हैं 1754 से 1759 के बीच में, assassinated by his own वजीर इमाद उल मुल्क। फिर उसके बाद
शाहजहां द थर्ड हु रूल्ड फॉर जस्ट 1 ईयर 1759 से 1760 के बीच में, अ ब्रीफ पपेट रूलर हु वाज रिमूव्ड क्विकली। उसके बाद शाह आलम द सेकंड हमें देखने को मिलते हैं 1760 से 1806 के बीच में। इन्हीं के रेन के दौरान हमें द बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस इन 1764। He spent much of his reign in exile after facing a defeat against the British in the same battle, the Battle of Buxar. But later he was restored but had very little power. 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इन्हें एग्जाइल पे भेज दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, बट बाद में वापस आए, बट पावर जो है इनके पास काफी कम रह गई थी क्योंकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था प्लासी और बक्सर के युद्धों में जीत के बाद कि नॉमिनल रह गए थे केवल मुगल एम्पायर के रूलर्स। उसके बाद हमें अकबर द सेकंड देखने को मिलते हैं 1806 से 1837 के बीच में। लार्जली अ सेरेमोनियल रूलर अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। जैसा कि अभी मैंने बात करी कि इन युद्धों के बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, केवल नाम मात्र के जो है वो मुगल रूलर्स रह गए थे। ये भी सेरेमोनियल रूलर मतलब सिर्फ नाम के रूलर थे। उसके बाद हमें बहादुर शाह द सेकंड देखने को मिलते हैं, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1837 से 1857 के बीच में हमें इनका रेन देखने को मिलता है। द लास्ट मुगल एम्परर प्लेड अ सिंबॉलिक रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट में एक सिंबॉलिक रोल जो है इन्होंने निभाया था और उसकी वजह से जो है इन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था रंगून के अंदर, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आफ्टर द ब्रिटिश क्रश द रिबेलियन he was exiled to Burma, marking the official end of the Mughal Empire। तो यहीं तक जो है मुगल एम्पायर था हमारा। तो मेरे हिसाब से जो है इतना बेसिक आइडिया काफी रहेगा। एक बार जो है हम 18th सेंचुरी के अंदर मुगल एम्पायर का मैप जो है एक देख लेते हैं। 1751 के अंदर जो है इंडिया हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता था। 1707 तक औरंगजेब के रूल तक हमें ये पूरा का पूरा एरिया जो है, साउथ का कुछ रीजन अगर हम छोड़ दें, थोड़ा सा रीजन साउथ का अगर हम छोड़ें, तो पूरा का पूरा इंडिया जो है हमें मुगल एम्पायर के अंदर देखने को मिलता था। बट उसके बाद सिर्फ 45 साल के बाद ही मुगल एम्पायर जो है हमें सिर्फ टुकड़ों में देखने को मिलता है। सिर्फ गुजरात का एक पार्ट हमें देखने को मिलता है, राजस्थान की तरफ एक पार्ट हमें देखने को मिलता है और थोड़ा सा पार्ट हमें बिहार और बंगाल की तरफ देखने को मिलता है। बस यहीं तक हमें मुगल एम्पायर सिमटा हुआ दिखता है। तो इतना बड़ा जो है फॉल हमें सिर्फ 40 साल के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ऐसा दिखता था कुछ हमारा भारत का मैप 1751 के अंदर। बीच में हमें सेंट्रल इंडिया की तरफ मराठा एम्पायर का जो है वो राइज देखने को मिलता था। उसके बारे में जो है अगली क्लास के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर अहमद शाह अब्दाली अटैक इंडिया? ऑप्शंस: ए औरंगजेब आलमगीर, बी मोहम्मद शाह, सी फारूक शियार, या फिर डी शाहजहां द थर्ड। इसका सही आंसर है दैट इज बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के रेन के दौरान हमें पहली बार अहमद शाह अब्दाली का जो है वो अटैक देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। सबसे पहले नादिर शाह ने भी इन्हीं के रूल के दौरान जो है वो अटैक किया था और अहमद शाह अब्दाली ने भी इन्हीं के रूल में जो है वो अटैक किया था इंडिया के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ऑर्डर ऑफ विच मुगल एम्परर बंदा सिंह बहादुर जी वॉज गिवन डेथ पेनल्टी? ऑप्शंस: ए फारूक शियार, बी बहादुर शाह द फर्स्ट, सी औरंगजेब, या फिर डी अकबर द सेकेंड। का सही आंसर है दैट इज ए फारूक शियार। फारूक शियार के ऑर्डर पे जो है बंदा सिंह बहादुर जी को जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई थी। एक बार जो है बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। बंदा सिंह बहादुर जी का जो है हमें टाइम स्पैन देखने को मिलता है, लाइफ स्पैन 1670 से 1716 के बीच में। ओरिजिनली नेम्ड लक्ष्मण दास, लेटर बिकेम अ सिख वॉरियर अंडर गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है इन्हें ट्रेनिंग दी थी लक्ष्मण दास जी को, और आगे जाकर जो है इनका नाम पड़ा बंदा सिंह बहादुर। लेड द फर्स्ट मेजर सिख रिबेलियन अगेंस्ट द मुगल एम्पायर आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जीज डेथ। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने ही सिख रिबेलियन की जो है वो बागडोर संभाली और मुगल एम्पायर के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ दी थी। कैप्चर्ड की मुगल टेरिटरीज इंक्लूडिंग समना, सिरहिंद और पार्ट्स ऑफ पंजाब ड्यूरिंग 6 years
1709 टू 1715, 6 सालों के अंदर काफी सारी टेरिटरी जो है मुगलों की इन्होंने जो है वो कैप्चर करके सिख रेजिस्टेंस की जो है वो शुरुआत करी थी। इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिश्ड द ऑप्रेसिव जमींदारी सिस्टम। मुगल पीरियड के अंदर जो जमींदारी सिस्टम था काफी ज्यादा जो है ऑप्रेसिव था फार्मर्स के लिए, क्योंकि जमींदार जो है काफी ज्यादा जो है वो टैक्स वसूली किया करते थे। इन्होंने जो है अपने एरिया में जो इन्होंने कैप्चर किए वहां पर जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके नए लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। बट इन 1750 ही वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड बाय फारूक शियार, defeated and captured in 1715 by Mughal forces under फारूक शियार। उसके बाद जो है इन्हें 1 साल तक काफी जो है वो टॉर्चर किया गया। टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716 इन दिल्ली along with hundreds of other followers। फारूक शियार ने काफी ज्यादा जो है ब्रूटली इनको ट्रीट किया दिल्ली के अंदर, और 1716 में जो है इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। He laid the foundation for the Sikh resistance which later led to the foundation of the Sikh Empire। इनका जो नाम है स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि सिख रेजिस्टेंस के जो है पहले बड़े लीडर हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के बाद जो है सिख एम्पायर का जो है हमें राइज भी देखने को मिलता है। बंदा सिंह बहादुर जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The Battle of Karnal in 1739 was fought against whom by the Mughals। ये क्वेश्चन आपका HPSC के प्री 2018 और UKPSC के 2022 में भी जो है वो पूछा जा चुका है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। हालांकि अभी तक जो है आपने आंसर भी गेस कर लिया होगा, क्योंकि इसके बारे में जो है हम जब चर्चा कर रहे थे नादिर शाह की तब हम बात कर चुके हैं। ऑप्शंस: ए छत्रपति राजा राम, बी पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, सी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर डी नादिर शाह। इसका सही आंसर है दैट इज डी नादिर शाह। नादिर शाह और मुगल एम्पायर के बीच में 1739 में करनाल का जो है हमें युद्ध देखने को मिलता है, और नादिर शाह ने उस युद्ध में जीत हासिल करके दिल्ली को जो है वो बहुत बुरी तरह से लूटा था और लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा था, बहुत सारे लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द फेमस बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 which ruler was sitting on the Mughal throne? Options: A आलमगीर द सेकेंड, बी जहांदर शाह, सी बहादुर शाह जफर, या फिर डी अकबर द सेकेंड। इसका सही आंसर है दैट इज ए आलमगीर द सेकेंड। आलमगीर द सेकेंड उस समय मुगल थ्रोन पे बैठे थे 1757 के अंदर, जब प्लासी का जो है वो युद्ध हमें देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following Mughal kings sent Raja Ram Mohan Roy as his envoy to London? Options: A आलमगीर द सेकेंड, बी शाह आलम द सेकेंड, सी अकबर द सेकेंड, या फिर डी बहादुर शाह जफर। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि लेटर मुगल पीरियड, खासकर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल एम्पायर सिर्फ नाम मात्र का रह गया था और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा उस समय बढ़ चुका था। तो उस समय पर जो है अकबर द सेकेंड ने राजा राम मोहन रॉय को एज अ मैसेंजर या फिर एज एन एनवॉय जो है वो लंदन भेजा था। उसका सही आंसर जो है वो है सी अकबर द सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड बहादुर शाह द फर्स्ट फ्री छत्रपति शिवाजीज ग्रैंडसन साहू फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ मुगल्स? ऑप्शंस: A 1708 CE, B 1710 CE, C 1711 CE, या फिर D 1707 CE। तो बहादुर शाह द फर्स्ट ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू को जो है 1707 औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद जो है वो छोड़ दिया था। इसका सही आंसर जो है वो है 1707। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who murdered फारूक शियार in 1719 CE? इसके बारे में भी जो है हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो अब तक जो है आपने आंसर भी जो है वो गेस कर लिया होगा। ऑप्शंस: ए सैयद ब्रदर्स, बी छत्रपति राजा राम, सी नादिर शाह, या फिर डी मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर है दैट इज ए सैयद ब्रदर्स। इन्होंने जो है फारूक शियार को जो है पहले गद्दी पे बिठाया भी और बाद में जो है इनका कत्ल भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Where did Farooq Shiar allow the British to do duty-free trade under the royal decree in 1717 CE? Options: A हैदराबाद, B पंजाब, C बंगाल या फिर D अवध। तो फारूक शियार ने जो है बंगाल के अंदर अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है वो करने की इजाजत दी थी। तो इसका सही आंसर है सी बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Mughal emperor was exiled to Rangoon by the British? Options: A Alamgir the second, B Shahjahan the third, C Shah Alam the second या फिर D बहादुर शाह the second, also known as जफर। का सही आंसर है दैट इज डी बहादुर शाह द सेकंड, ऑल्सो नोन एज जफर। इनको जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद रंगून यानी कि बर्मा में जो है वो एग्जाइल पीरियड में भेज दिया गया था और 1862 में जो है इनकी मृत्यु भी वहां पे हो जाती है। इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे जब हम 1857 के रिवोल्ट की जो है वो चर्चा करेंगे उस समय पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का। During the reign of Muhammad Shah, the Marathas attacked Delhi for the first time. The year was options: A 1740 CE, B 1737 CE, C 1742 CE या फिर D 1745 CE। इसका सही आंसर है दैट इज B 1737 CE। 1737 में जो है पहली बार मराठास ने जो है वो दिल्ली के ऊपर जो है वो आक्रमण किया था और उस समय पर मोहम्मद शाह जो है वो मुगल एम्पायर को जो है वो रूल कर रहे थे। तो आज के 10 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुए। आज हमने देखा औरंगजेब के बाद हमें लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से जो है वो रूलर्स देखने को मिले और क्या कारण थे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर को जो है वो डिक्लाइन का जो है वो सामना करना पड़ा। तो अगली क्लास में जो है हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है दैट इज द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के बाद जो है हम बात करेंगे अदर रीजनल किंगडम्स के बारे में, जैसे कि सिक्स और राजपुताना का एक बार से फिर हमें जो है वो अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर फाइनली हम बढ़ेंगे द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफ द यूरोपियंस लाइक द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश एटसेट्रा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।